बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शयनशीन पर डाइस पर बैठे हुए गुजरात प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबलीवाला साहब, लिम्बायत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल बसीर शेख साहब, मुंबई से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, सूरत के मेरे मजलिस के तमाम रुफ़क़ा, ज़िम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे आम में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला सूरत में मजलिस मजबूत हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से, आपकी तायीद से, आपकी सपोर्ट से और आपके वोट से आप मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल बसीर शेख साहब को यहाँ से अपना एक नया एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा को भिजाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में सिर्फ इस बात को कहने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लोकतंत्र है। हमारे मुल्क में अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है और हमारे मुल्क की जमहूरियत और लोकतंत्र और संविधान और आइन, कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने पसंद के नुमाइंदे को या उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि जब 1 दिसंबर को मतदान का दिन होगा, वोटिंग का दिन होगा, आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। चाहे किसी पार्टी को आप वोट दें, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अक्सर देखने में आ रहा है कि शहरी इलाकों में आवाम के दिलों में वोट डालने का जोश कम होते जा रहा है। मैं सूरत की आवाम से ये अपील करने भी आया हूँ कि आप अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि भारत की जमहूरियत को अगर किसी ने जिंदा रखा अभी तक तो वो भारत की गरीब आवाम है, जो लाइन में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल करती है। चाहे धूप हो, सर्दी हो या बारिश हो, मैं उस जनता को सलाम करता हूँ जो घंटों लाइन में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमारी जमहूरियत में और हमारे मुल्क में हर समाज का कोई ना कोई उनका एक लीडर बना दिया गया है। हर समाज का अपना एक लीडर है, उनका एक नुमाइंदा है और जो उनकी आवाज़ को, चाहे गुजरात की विधानसभा हो या हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हो, वो वहाँ पर उनकी तकालीफ को बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जमहूरियत में अगर आपके वोटों से मुंतखब शुदा आपका नुमाइंदा कामयाब होकर नहीं जाता तो वो आपकी तकलीफ को, आपकी नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपने मुत्तहिदा तौर पर, इत्तेहाद की ताकत पर
आप यहां से अब्दुल बसीर शेख साहब को कामयाब करिए। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, आपने कभी कांग्रेस से नाराज हुए तो किसी और उम्मीदवार को आपने वोट दिया। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे एक तल्ख हकीकत को बयान कर रहा हूं, और शायद मेरी इस बात से बहुत से लोग इसको पसंद ना करें, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस पार्टी को आपने अपने वोट से बरसों से नवाजा, इस उम्मीद पर आपने वोट दिया कि वो फिरका परस्ती का खात्मा करेगी, मगर आज आप देखते हैं कि फिरका परस्ती का खात्मा होने के बजाय फिरका परस्ती खुद इख्तिदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि मुल्क से नफरत का खात्मा होगा, मगर नफरत आज ताकत बन चुकी है। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले नफरत को फैलाते हैं। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि मुल्क में भाईचारगी मजबूत होगी, मगर आपने देख लिया कि मुल्क में भाईचारगी कमजोर हो चुकी। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि दंगे नहीं होंगे, मगर दंगे रोज होते हैं। आपने कांग्रेस को वोट दिया उस उम्मीद पर कि अगर दंगा हो भी जाता है तो मेरे घर को बचाया जाएगा, मेरे जान और माल की हिफाजत होगी, मगर वो भी नहीं हुआ। आपने इस उम्मीद पर कांग्रेस को या दूसरी सेकुलर पार्टियों को वोट दिया कि अगर दंगा हो जाता है तो फिर मुझसे इंसाफ होगा, दंगाइयों को सजा मिलेगी, मगर ये भी नहीं हुआ। आपने गुजरात की सरजमीन पर देख लिया कि किसी एक मासूम बच्ची की उसकी अस्मत रेजी की गई, उसका रेप हुआ। 11 लोगों ने मिलकर एक बच्ची का रेप किया। उस जो खुद प्रेग्नेंट थी, उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया, उसकी मां का रेप किया, उसका कत्ल कर दिया। आज आप बताइए कि जिस बच्ची का रेप हुआ, जिस बच्ची के आंखों के सामने उसकी मां का रेप हुआ, उसकी बेटी का कत्ल हुआ, इन तमाम जालिमों को छोड़ दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये कहकर जेल से छोड़ दिया जाता है कि ये संस्कारी हैं। इनको जेल में काफी वक्त ये गुजार चुके हैं। बताओ फिर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत क्या रह गई आज? आपने उस उम्मीद पर सेकुलर पार्टियों को वोट दिया कि अगर हमारा बच्चा गलती करेगा तो कानून काम करेगा, कोर्ट उसको सजा देगा, मगर तुम्हारे वोट की आज कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू को दुनिया समझती है कि ये नाटक कर रहा है। जब तुम्हारे जिस्मों से आह और तकलीफ निकलती है तो दुनिया उस पर मुस्कुराती है। बताओ फिर तुम्हारे इत्तेहाद और तुम्हारे वोट का क्या होगा? दुनिया ने देख लिया कि जिन बच्चों पर इल्जाम था कि पत्थर फेंका गया, इसी रियासत की सरजमीन में उन बच्चों को रोड पर लाकर इसी तरह मजमे को जमा करके गुजरात की सरकार ने उन बच्चों को पुलिस की लाठियों से पिटवा दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, फिर तुम्हारा वोट जो तुमने कांग्रेस पार्टी को दिया, क्या कोई आवाज उठती है? उन बच्चों पर जब लाठियां बरसाई जा रही थी तो बताओ कौन सा कानून इस्तेमाल होता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी दिल की तकलीफ को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मैं यहां पर भाषण देने इसलिए नहीं आया हूं कि तुमसे जिंदाबाद और जिंदाबाद के नारे सुनकर अपने नफ्स को मोटा करके जाऊं। मैं तुम्हारे दरमियान में इसलिए आया हूं कि तुमको सच्चाई को बयान करूं, ताकि आप जब यहां से उठकर अपने घर को जाएं तो आप एक पैगाम लेकर जाएं, आप एक फिक्र लेकर जाएं, ताकि वो पैगाम और फिक्र आपको इस बात पर मजबूर कर दे कि आप आने वाले चुनाव में हम किसको अपना वोट दें। क्या आप उनको वोट देंगे जो आपकी तबाही और बर्बादी के बाइस बन गए? क्या आप उस पार्टी को वोट देंगे जो आपसे इंसाफ नहीं करना चाहती? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
जिन बच्चों के पीठ पर लट पड़ी गई, पुलिस की लाठियां मारी गई, अगर उन बच्चों से जाकर पूछेंगे तो बच्चे उनके माँ बाप पुकार पुकार कर सारी दुनिया को कह रहे हैं कि हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि पुलिस ने हमको मारा या गुजरात की सरकार ने हमको मारा, हमको तकलीफ इस बात की है कि पूरे मजमे के सामने लाकर हमको पीटा गया, हमारी बेइज्जती की गई, और उस मजमे से कोई एक शख्स ने आवाज उठाकर नहीं कहा कि भारत में संविधान है, भारत में कोर्ट है, भारत में इंडियन पीनल कोड है, भारत में सीआरपीसी है, मगर सब बैठकर थालियां मार रहे थे। बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है, बताओ तुम्हारी ताकत क्या है, बताओ तुम्हारी वोट की अहमियत क्या रह गई आज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी आपसे अपील करने आया है कि वोट दो, वोट देना आपका काम है, मगर सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। वोट देना आपकी ताकत है, याद रखो। अगर आप अपना वोट किसी सियासी पार्टी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो यकीनन वो कामयाबी और शिकस्त का बाइस भी बनता है, मगर उसके साथ ही साथ एक सियासी पार्टी को मालूम भी हो जाता है कि इसकी पार्टी को इतने हजार वोट मिले तो ये आपकी ताकत की निशानी है, ये आपके इत्तेहाद की निशानी है, ये आपकी सियासी शऊर की जिम्मेदारी निशानी है। याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई तालीम याफ्ता होने से तालीम याफ्ता नहीं बन जाता। जब तक कि आपको पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब तक कि आपके दिलों में एक सियासी शऊर बेदार नहीं होगा, आप उस वक्त तक काबिल कहलाने के लायक नहीं है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वोट जरूर दीजिए, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मगर याद रखो, तुमने जिसको वोट दिया, क्या उन्होंने आपकी लाज रखी? क्या उन्होंने आपकी इज्जत का सौदा नहीं कर लिया? और आपने वोट तो दे दिया, मगर उसके बाद उनकी जबानें खामोश हो जाती हैं, उनकी आंखें हमारी तबाही और बर्बादी को नहीं देखती हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजलिस को एक मर्तबा मौका दीजिए, मंजलिस के नुमाइंदों को, उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मंजलिस को वोट दीजिए, मंजलिस को कामयाब करिए। नाइंसाफी के खिलाफ मंजलिस लड़ेगी, आपकी इज्जत के लिए मंजलिस सब कुछ करेगी। हम ये दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की जमहूरियत में जब सबसे इंसाफ होता है तो इंसाफ भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, तो इंसाफ ताकतवर से नहीं, इंसाफ कमजोर से होना चाहिए। इंसाफ जालिम से नहीं, इंसाफ कमजोर से होना चाहिए। इंसाफ दौलतमंद से नहीं, इंसाफ गरीब से होना चाहिए। ये लड़ाई मंजलिस लड़ रही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों। आज आप आए हैं, मैं आपके आज के आने की, आपके जिस जलसे में शिरकत की, मैं आपको सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर नौजवानों याद रखो, मेरे गयूर नौजवानों याद रखो, जो तुम फोन उठाकर इस गुनाहगार की तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं तुमसे ये अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। मंजलिस आज इलेक्शन लड़ रही है तो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और नौजवानों याद रखो, ये मुस्तकबिल तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा। जो आज हमने अपनी जवानी में जो तबाही और बर्बादी के नजारे हमारे वतन अजीज में देखे, हम वो तबाही और बर्बादी और जुल्म की दास्ताने हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जवानी में तुम देखो। इसीलिए आज तुमको लड़ना है, आज तुमको मंजलिस को कामयाब करना है अपने इत्तेहाद की ताकत के ऊपर। नौजवानों इस बात को जहन नशीन कर लो कि भारत की जमहूरियत में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है, आपको अपनी एक शनाख्त की जरूरत है। और वो आवाज कोई आसमानों से नहीं आएगी,
वो आवाज जमीन से नहीं निकलेगी, वो आवाज तुम्हारे दरमियान से निकलेगी, वो ताकत तुम्हारे इत्तेहाद से निकलेगी, वो पहचान तुम्हारे दिलों के मिलाने से निकलेगी, और वो काम आपको करना है। असदुद्दीन ओवैसी के तकारीर, उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज जनता के दिलों को नहीं दिल मिला सकते। अरे जनता के दिलों को मिलाने वाले का नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला है। मुझे यकीन है कि इस कायनात का रब आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और उसी की बिना पर इंशाअल्लाह ताला लिम्बायत से अब्दुल बसीर शेख की कामयाबी यकीनी होगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, हम आपके दिलों से खौफ को दूर करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नौजवानों, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम जब ख्वाब देखोगे तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब हरगिज मत देखो। बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो। जितना बड़ा तुम्हारा ख्वाब होगा, और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको और हमको मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा। जब तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो तो याद रखो, जब तक सियासत में तुम्हारी आवाज नहीं होगी, जब तक राजनीति में तुम्हारी पहचान नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी एक सियासी ताकत होगी, तुम्हारी सियासी पहचान होगी, और ये कब पैदा होगा? जब आप मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद होंगे तो हम सब अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। वरना भारत की जमहूरियत में किसके ख्वाब पूरे हो रहे हैं? भारत की जमहूरियत में उन लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो कमजोरों को दबाते हैं, मजलूमों को कुचल देते हैं, महिलाओं को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है, यकीनन ख्वाब देखो, मगर मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो। और मंजलिस मजलूमों के साथ है, मंजलिस कमजोरों के साथ है। मंजलिस चाहती है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, मंजलिस चाहती है कि नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जाए, मंजलिस चाहती है कि हमारी माँ और बहनों को तहफ्फुज मिले, मंजलिस चाहती है कि जिस नौजवान की आंख से आंसू बह रहे उसको एक हौसला दिया जाए, उसके हौसलों को बुलंद किया जाए, उसको कहा जाए कि ये रोने का वक्त नहीं है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। ये मंजलिस का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। आज आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में हम तमाम को तहफ्फुज मिलना चाहिए, और मिलेगा, मगर आप अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाइए। गुजरात की विधानसभा में जब आप अपनी आवाज को भिजाएंगे तो फिर कोई लड़ने वाला होगा। लोग बोलते हैं, हमारे मंजलिस के मुखालिफिन बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 MP हैं लोकसभा में। आखिरी में नारा लगाएंगे, अभी सुनो। लोग कहते हैं, मंजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं, और उन 300 MP के सामने जब ये आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद होकर गुजरात की विधानसभा में साबिर काबुलीवाला को भिजाएंगे, अब्दुल बसीर शेख को भिजाएंगे, आप शिबू भाई को भिजाएंगे, दानी निमरा से हमारी दलित बहन को। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो तो भाजपा से मिला हुआ है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हम पर इल्जाम लगाती है। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना।
अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैं तो साबिर भाई को कहा हूं कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबिर भाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे, ताकि तीनों बैठकर फैसला कर लें कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ। जिसने भाजपा को वोट कभी नहीं दिया हाथ उठाओ। ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपके कान में आकर ऐतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 एमएलए बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर। आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम का अमेंडमेंट का कानून ला, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तायीद की। और वो कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में आपने, कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया इसे काले कानून को बनाने में। क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया? उसने साथ दिया। अब सब कहते हैं ओवैसी ऐसा है, मजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, तीन मर्तबा पार्लियामेंट में मोदी ने बिल लाया और तीनों मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे यह एजाज बख्शा कि मैं ट्रिपल तलाक के उस काले कानून के खिलाफ बोल सकूं, दलाइल दे सकूं, संविधान को सामने रखकर उसकी धज्जियां हमने उड़ा दी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तायीद कर रहे थे ट्रिपल तलाक के कानून की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चों को लाठियों से मारा गया। बिल्किस का मसला उठा तो पूरे भारत में अगर सबसे पहले इन दोनों वाकयात के खिलाफ किसी ने नाइंसाफी और इंसाफ का मुतालबा किया, किसी ने उनकी तायीद में आप जबान खोली, तो उसका नाम मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी था। अब मैं आपको पैगाम पूछ देना चाह रहा हूं, आप किसी को भी वोट देने, मैं सूरत की जनता के सामने आपको अपना सब कुछ समझकर अपनी दिल की बात रख रहा हूं। मैं गुजरात की जनता के सामने, आपके सामने अपनी दिल की बात रख रहा हूं। बताओ, जो हर मसले पर, हर नाइंसाफी पर, हर काले कानून पर, हर जुल्म पर
जनता की ताईद में खड़ा हो जाता और वो लोग खामोश बैठे रहते हैं। तुम खामोश बैठने वालों का साथ दोगे या लड़ने वाले का साथ दोगे, या आपको फैसला लेना। इख्तियार आपका है, आप किसी को वोट दें, मगर याद रखो अगर आप खामोश बैठने वालों को वोट देंगे तो याद रखो वो हमेशा के लिए आपको खामोश कर देना चाहते हैं। और मैं और अल्लाह कभी हम इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जिंदा हैं और जिंदगी का सबूत लड़के देंगे, मर के देंगे, मर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि गुजरात के इस असेंबली इंतखाबात में भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाअल्लाह रहेगा ना गुजरात। तो गुजरात को बनाने वाले सब आए, मगर जो मुख्यमंत्री बना उसने नहीं बनाया, जनता ने उसको बनाया। जनता ने उसको बनाया। हाँ मोदी जी, गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया, गुजरात को गांव के आदिवासियों ने बनाया, गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, गुजरात को सूरत के इन कारोबार करने वालों ने बनाया जो रात के अंधेरे में भी हीरे की पॉलिश करते हैं, कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये गुजरात बनाने वाले ये है, मोदी नहीं है गुजरात बनाने वाले। हाँ, गुजरात को किसी ने, मोदी जी आपने गुजरात में एक चीज जरूर बनाई, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया जिससे 150 लोग मर गए। 150 लोग मर गए, जिसमें से 50 मासूम बच्चे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भाजपा के लोग बोलते कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, कोई बोलता 20 घंटे। ठीक है, हो सकता है कि 24 घंटे काम करते होंगे, करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर ये क्या बात है कि जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी जिम्मेदारी थी ब्रिज को देखना, वो अभी तक आराम से अपने घर में एयर कंडीशन खोल के सो रहा है मोदी जी। और गुजरात के जनता को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने बता दिया कि गुजरात के जनता की जान की कीमत 12 लाख है। आपकी जान की कीमत 12 लाख है। गुजरात की जनता सुन लो, तुम्हारे जान की कीमत 12 लाख है, क्योंकि वो कंपनी जिसको ब्रिज के लिए दिया गया था उसने सिर्फ 12 लाख उस पर खर्च किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ मोदी जी, आपने गुजरात को बनाया जरूर कि रोड पर लाकर बच्चों को पीटा जाता है, बेइज्जती की जाती है, मगर एक पत्थर फेंकने वाले बच्चों को रोड पर लाकर मारा जाता है। जिसने 150 लोगों को मरवा दिया उसको कुछ नहीं किया जाता। ये इंसाफ है, ये इंसाफ का पैमाना है कि पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारकर उसकी बेइज्जती की जाएगी, मगर जिसकी वजह से 50 मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले गए, 150 परिवार के लोग मर गए, उसको लाठी तो छोड़ो, उसको तो कोई देखकर भी नहीं पूछता कि क्या किया तूने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मुझे बताया गया कि लिंबायत में, अच्छा बीजेपी बोल रही गुजरात में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। मोदी जी, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता जब तक सरकार इजाजत ना दे, तो कहे का यूनिफॉर्म सिविल कोड?
कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लगा है यहां पर? क्या आप लिंबायत की जनता मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक आप कोई घर खरीद सकते? आप किसी और का घर खरीद सकते? घर खरीद सकते? आप खरीदना चाहते हैं? चाहते हैं ना? मगर मोदी जी बोलते ना ना नहीं, तुम घर नहीं खरीद सकते, मगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा। यानी आप बताइए कि मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक पूरा डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, और भाजपा वाले बोलते हैं दंगा ही नहीं हुआ। तो भाई दंगा नहीं हुआ तो यह क्यों लगा के रखा तुमने? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को निकालो। बोलेंगे ना ना नहीं निकालेंगे। अरे जनता को हक है घर बेचने का, घर खरीदने का, मगर मोदी जी बोल रहे तुम्हारा घर आबाद नहीं हो सकता, तुम्हारा घर आबाद नहीं हो सकता, ये काला कानून रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि ये मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक इसके 50 साल हो गए, और यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जब एमएलए के पास जाकर बोला जाता है कि कुछ काम तो कराओ, टीपी सैंक्शन नहीं हुआ, तो मोदी जी आपके एमएलए बोलते हैं ए तुमने मुझे वोट दिया क्या? तुमने मुझे वोट दिया क्या? मोदी जी सुन लीजिए, मेरे हैदराबाद में भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, भाजपा के हैं, जो मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर डंके की चोट पर मेरे घर पर, मेरे ऑफिस को आकर बोलते हैं कि हमने भाजपा का काम किया तुम्हारे खिलाफ, मगर हमारे इस बस्ती में पानी की लाइन की जरूरत है, बोरवेल की जरूरत है, रोड की जरूरत है, तो 15 दिन के अंदर मैं उनको काम करवा कर देता हूं। ये नहीं देखता मैं कि मेरे खिलाफ काम किए। वो जाकर बोलते भी हैं कि हमने ओवैसी साहब से काम करवाया, मगर इसको वोट नहीं देंगे। मैं उनसे कहता हूं कि तू वोट दे ना दे, मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह कामयाबी लिखा है तो कामयाबी होकर रहेगी। मेरा काम है कि सबका काम करना। मोदी जी आपके जो यहाँ के एमएलए हैं वो समझते ही नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो सबको धोखा दे रहे हैं। कहां का सबका साथ, कहां का सबका विकास, कहां का सबका विश्वास? आज इसीलिए आप देखते हैं कि लिंबायत में कम्युनिटी हॉल नहीं है, गार्डन नहीं है, अस्पताल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, फायर स्टेशन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। और मोदी जी अब तो सूरत में बारिश होती है तो साल में 3 मरतबा पानी भर जाता है। मोदी जी 3 मरतबा पानी भर जाता है। मोदी जी आप बड़े ज़हीन हैं, आप कुछ फार्मूला बनाइए कि पानी जमा ना हो, पानी निकल जाए। आप और हमने सुना था ना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बंडी वाला चाय बना रहा था, उसके पास गैस खत्म हो गई तो उसने नाली में पाइप डालकर उससे खींचकर चाय बना दिया। मोदी जी कुछ जुगाड़ कर दो, कुछ तो जुगाड़ करो, कुछ तो करो कि पानी जमा ना हो और मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक ये हमको स्कूल मिले, रोड मिले, कुछ तो मिले, मगर कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी आपने गुजरात को बनाया नहीं, आपने गुजरात की गयूर गुजरातियों को आपने बेवकूफ बना दिया, आपने सबको बना दिया। आपने कहा 15 लाख गरीब उछल पड़ा, ओए 15 लाख। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, तो नौजवान बोला ओए 2 करोड़ नौकरी, सब गए। कहां गए 15 लाख, कहां गए 2 करोड़? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आपके यहां पर ये एक उद्योग नगरी है,
ये बात समझ में नहीं आती मोदी जी। मोदी जी बार बार कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहते हैं ना ईज, यानी बिजनेस करने में आसानी हो। मोदी जी सूरत में ये आपका प्रदेश है, मैं तो हैदराबाद से शेरवानी पहनकर परेशानी बनकर आया हूं आपके लिए, आपको कह रहा हूं। यहां पर घर में हीरों की पॉलिश होती है, यहां पर घर में एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो इन पे कमर्शियल टैक्स क्यों लगा रहे आप? आपकी सरकार तो रोजगार नहीं देती है, मगर कोई गरीब अगर अपने घर में काम करे, नहीं तू ये काम कर रहा है, कमर्शियल टैक्स लगाएंगे। कब बताइए ये सब क्यों होता है? मोदी जी इसको खत्म करिए। और ये दाग दहलवी के नाम से एक उर्दू स्कूल था, वो उर्दू स्कूल भी खत्म हो गया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि मदीना मस्जिद से मीठी काड़ी तक यहां पर स्कूल बने, कम्युनिटी हॉल बने, अस्पताल बने, ड्रेनेज का इंतजाम हो, पीने के पानी का निजाम हो, और जब बारिश हो तो पानी ना खड़ा हो, तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि मंजलिस पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। अब्दुल बसीर शेख को अपना विधायक, अपना एमएलए बनाइए, ताकि आपकी आवाज और आपकी तकलीफ को कोई दूर कर सके। याद रखिए, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको उसको वोट देना है, सिर्फ बीजेपी को हराना है, याद रखो हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते, मगर हम में इतनी ताकत है कि हम इत्तेहाद की ताकत पर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भी जा सकते हैं। जब वो जाएंगे विधानसभा में तो लड़ेंगे आपके लिए, आपकी तकलीफ को बयान करेंगे, वरना आएंगे मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते? तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर, तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले, सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहां पर एक शेर याद आया कि जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, ये लाइटर वेन में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सूरत की तरक्की के लिए और लिम्बायत की पूरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहां पर हर समाज को एक इंसाफ मिले और लिम्बायत में अमन को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मंजलिस पार्टी के हक में अपना वोट दें। और आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूं कि 1 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर अपने के वोट को इस्तेमाल करें। अब नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे ना, तो नारा लगाओ मेरे साथ, मंजलिस पार्टी, मंजलिस पार्टी, भारत भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।